हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग का अध्याय 3 है। चैप्टर आरंभिक नगर। क्या है चैप्टर आरंभिक नगर है जो एसएसटी के लिए है और ये क्लास 6 का है, ठीक है ना। चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि पुराने भवन का संरक्षण जसपाल और हरिप्रीति अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे। किसकी? तो एक खंडहर घर था, उसको कुछ लोग तारीफ कर रहे थे, जिससे गली के बच्चे भूताहा घर कहा करते थे। क्या कहा करते थे? तो गली के बच्चे ने उसे भूताहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिख कर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीति सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों हड़प्पा की कहानी। क्या है ये? हड़प्पा की कहानी है। वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ ये आज इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो अक्सर पुराने इमारत अपनी कहानी बताती है। क्या करती है? अब जो अपनी पुराने इमारत जो रहते हैं वो अपनी कहानी बताते हैं। तो लगभग आज से कितना साल पहले? तो 150 साल पहले जब पंजाब पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या हो रही थी? तो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को क्या मिला था? अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक कहाँ है दोस्तों? तो ये आधुनिक पाकिस्तान में है। क्या मिला था? तो हड़प्पा अचानक क्या मिला था? तो हड़प्पा पुरा स्थल मिला था, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। और ये पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने के समय मिला था, ठीक है ना। उसके बाद है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटों मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाए। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गया। क्या हो गया? कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। किसने ढूंढा? तो पुरातत्वविदों ने इस स्थल को फिर से ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या है? उपमहाद्वीप सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। क्या हुई थी? नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरा स्थल में जो इमारतें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। जो भी मिले उसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता का इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग कितना साल पहले हुआ? तो ये हुआ 4700 साल पहले हुआ। कितना साल पहले हुआ? तो 4700 साल पहले हुआ, ठीक है ना। कितना पहले हुआ? तो 4700 साल पहले हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में है और भारत की गुजरात और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। और इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली है। क्या मिली है पुरातत्वविदों को? तो अनोखी वस्तुएं मिली है। जैसे कौन सा वस्तुएं मिली है? तो मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। जिन पर क्या हुए थे? काले रंग के चित्र बने थे। और पत्थर के बाट, मुहरे और मन के तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सारे चीज मिले थे, ठीक है ना। नेक्स्ट है इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो चलिए देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। 2 या उससे कई ज़्यादा में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनता था। पश्चिम भाग क्या था? छोटा था, लेकिन वो क्या करता था? ये ऊंचाई पर बनता था। और पूर्वी भाग क्या था? ये बड़ा था, लेकिन यह
इलाके में था, ये निचले इलाके में था, ठीक है ना। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदुओं ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? ऊंचाई वाला भाग को पुरातत्वविदुओं ने नगर दुर्ग कहा, ठीक है ना। उसके बाद निचले वाला हिस्से के क्या कहा? तो निचला नगर कहा। किस क्या कहा? तो निचला नगर कहा, ठीक है ना। फिर दोनों हिस्सों को 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। क्या करती थी? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसमें पुरातत्वविदुओं ने महान स्नानागार कहा। क्या कहा गया? तो स्नानागार कहा है। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। क्या? तो ये ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। किसको रोकने के लिए? तो पानी रोकने के लिए क्या किया गया? तो इसमें प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरह से उतरने के लिए क्या होती थी? तो सीढ़ियां हैं बनाई गई थी और चारों और कमरे, मतलब यहाँ पर 2 तरफ ये सीढ़ियां है और फिर चारों और क्या था? तो कमरे थे, ठीक है ना, बनाए गए थे। इनमें से इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। मतलब भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। मतलब पानी भरने के बाद इसे उपयोग कर लेते थे, उसके बाद उसे खाली कर दिया जाता था, ठीक है ना। शायद यह विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। नेक्स्ट है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कहाँ मिले हैं अग्निकुंड? तो ये कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिले हैं? तो अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभावित यज्ञ किए जाते होंगे। क्या किए जाते हैं? तो यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं? तो ये गृह मिले हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देख रहे हैं, ये क्या है? तो यही है, ये क्या है? तालाब की तरह है और इधर से सीढ़ियां हैं और इधर से सीढ़ियां हैं, ठीक है ना। और सीढ़ियां हैं और फिर चारों तरफ क्या है? तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर कमरा बना हुआ है। नेक्स्ट है, भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। क्या होते थे? 1 या 2 मंजिले होते थे, ठीक है ना। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। मतलब घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और बीच में क्या रहता था? तो आंगन रहते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। मतलब हर क्या था? घर में एक स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब कुछ घरों में क्या होते थे? तो कुएं भी होते थे, ठीक है ना, कुएं भी होते थे। नेक्स्ट है, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। मतलब कई नगरों में क्या थे? ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। सीधी लाइन में क्या किया जाता था? तो बनाया जाता था। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें सीधी लाइन में बनाया जा रहा है और इसे ढका जा रहा है, इसी तरह से ढका हुआ रहता था, ठीक है ना। और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। मतलब जैसे कि ये ढलान है तो इससे पानी बह सके, ठीक है ना। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। क्या किया जाता था? घरों की नालियों को सड़कों से नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। क्या करती थी? बाद में वो बड़े नालों में मिल जाती थी, ठीक है। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह पर क्या था? तो मेनहोल बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? तो मेनहोल बनाए गए थे जिसके जरिए इसके देखभाल और सफाई की जा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है,
घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। नेक्स्ट है नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभव यह है कि यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। क्या करते थे? अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तुम लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। मतलब ये क्या होता था पहले कि मुहर तो होता था लेकिन अन्य चीज़ों पर भी वो लिखा हुआ होता था। लिपिक भी होता था और अन्य चीज़ों में भी लिखा हुआ रहता था, लेकिन वो अभी बच नहीं पाए हैं। तो नेक्स्ट क्या है? इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घर या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुंदर देशों की किस्से कहानियाँ। मतलब साथ में ये लाते तो थे सामान, पर वो किस्से कहानियाँ भी साथ में लेकर के आते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले। क्या हुआ? मिट्टी से बने कोई खिलौने भी मिले जिससे बच्चे खेलते होंगे। क्या करते होंगे? जिससे बच्चे खेलते होंगे। ठीक है ना? जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है? सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर में मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है कि विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक क्या है? इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। क्या अभी तक इसे कोई नहीं पढ़ पाया है कि इसका अर्थ क्या है। मतलब इसका अर्थ क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, इसे कोई पढ़ नहीं पाया है। ठीक है ना? और ये कुआं है, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नाम से नगरों से प्राप्त हुए हैं। जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं उस चीज़ को अभी जानते हैं। ठीक है ना? तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उसे अधिकतर पत्थर और शंख, तांबे और कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार और गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब सोने से क्या किया जाता था? चांदी से और सोने से गहना और बर्तन बनाया जाता था। ठीक है ना? यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं में मनके बाट और फलक है। क्या है? मनके बाट और फलक है। ठीक है ना? मनके बाट और फलक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना? बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। ये मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कर्नीलिया पत्थरों से बनाए गए थे। यह पत्थरों को काट कर और तराश कर मनके बनाए गए होंगे। फिर ये क्या है कि धागा डालकर माला बनाई जाए, जैसे कि ये है। नेक्स्ट है
हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरे पर सामान्यतः जानवरों को चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या करते थे? लाल मिट्टी से वो बर्तन बनाते थे काले रंग के डिजाइन से, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो यहाँ पर दिखाया गया है, जो पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है ये? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उससे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, जैसे कि ये कढ़ाईदार वस्त्र ये पहना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये क्या है? ये कढ़ाई किया हुआ पहना हुआ है ये मूर्ति में। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ का कपास की खेती होती थी। मतलब कितना? तो ये 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। क्या मिले हैं? चिपके हुए मिले हैं। कहाँ से? तो ये मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन का कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सूत कताई के संकेत देती हैं। कहाँ से? तो फैंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। यहाँ पर तकलिया, जैसे कि क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता ना तकलिया का कुछ ऐसे बातें हैं, तो यहाँ पर हाँ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तकलिया, सूत, कताई, इन सारे चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से अधिकांश वस्तुएं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकना या फिर मुहरे पर पच्ची कार्य करना आदि। पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक है, जो हम लोग ऊपर देखें, ठीक है ना, से बनाया गया है, और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। क्या कोई आम आदमी ने ऐसा बना सकते हैं? अभी भी नहीं बना सकते हैं, वही कोई मूर्तिकार होगा, वही लोग वैसा बना सकते हैं। तो उसी तरह से पहले भी मूर्तिकार रहा होगा तो वही वैसा बनाया होगा, ठीक है ना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। क्या है? हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, या शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष दोनों ही काम में दक्ष थे। नेक्स्ट है, फैंस पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है, लेकिन फैंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या सफेटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। क्या करती थी? एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। क्या होते थे? नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे, ठीक है ना। और फैंस से मन के चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कहाँ से? तो ये फैंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, कच्चे माल की खोज।
अब ये कच्चे माल की खोज कहाँ हुआ था? कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं, कच्चे माल किसे कहते हैं? जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? या पशुपालन, या किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों के जो कपास है उसे कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। कताई बुनाई करने के बाद उसे क्या किया जाता है? कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। मतलब कई ऐसे चीज़ें थे जो वहीं मिल जाते थे, लेकिन ये तांबा हो गया, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का ये दूर दूर से आयात करते थे। दूर दूर से क्या करते थे? लाते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? अब देखते हैं सोना चांदी ये सब चीज़ को कहाँ से लोग लाते थे। ठीक है ना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभावित कहाँ से वो लोग लाते थे। ठीक है ना। आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया से, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कहाँ कहाँ से किया जाता था तांबे का आयात? तो ओमान से किया जाता था और फिर राजस्थान से किया जाता था। ठीक है ना। फिर कांसे कहाँ से किया जाता था? तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान से और अफगानिस्तान से। कहाँ से? तो ईरान से और अफगानिस्तान से। तो क्या चीज़? तो कांसा बनाने के लिए ये टीन कहाँ से? टीन का आयात कहाँ से होता था? तो ईरान से और अफगानिस्तान से, जो आधुनिक ईरान है और अफगानिस्तान से। ठीक है ना, किया जाता था। और सोने का आयात, अब ये सोने का आयात कहाँ से किया जाता था? तो आधुनिक कर्नाटक से। कहाँ से? तो आधुनिक कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहाँ से किया जाता था? तो गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब इस चीज़ को लाने के लिए, ढो करके लाने के लिए उन लोगों के लिए कुछ चाहिए ना। तो यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है खिलौना की तरह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। ठीक है ना। खिलौना है और दूसरी एक मुहर दिख रहे हैं। अब ये इससे एक जगह से दूसरी जगह वही चीज़ से ले जाया करते थे। ठीक है ना। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, अब नगरों में रहने वाले के लिए भोजन कहाँ से आता था? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। मतलब नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। ठीक है ना। सिर्फ नगर भर में नहीं रहते थे, बल्कि गाँव में भी रहते थे। तो अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तावेजों को खाने के सामान देते थे। कौन देते थे? तो गांव में जो रहते थे वो किसान लोगों ने, चरवाहों में भी क्या करते थे? शासकों को और लेखकों को खाने के सामान देते थे। ठीक है ना। और पौधों के अवशेषों से पता चलता है, क्या चलता है, कैसे चलता है? तो पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों गेहूं, जौ और दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या क्या उगाते थे? तो गेहूं, जौ, दालें और मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। क्या थी? जमीन की जुताई के लिए हल की एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, सिर्फ लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। हल के आकार के खिलौने
मिले हैं, जिससे पता चलता है आपको लकड़ी से बना हुआ हल है, ठीक है ना। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। क्या हुआ था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, एक हल, खिलौने की तरह एक हल दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। खिलौने मिले हैं और क्षेत्र में बारिश, मतलब इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए क्या होता था कि सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे और पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों का सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस और भेड़ और बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। मतलब बस्तियों के आसपास क्या होते थे, तो तालाब और चरागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक क्या करते थे, ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। क्या करते थे, हिरन जैसा जानवरों को शिकार भी करते थे, मछली पकड़ते थे और हिरन जैसा जानवरों को शिकार भी करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादिर बेत कहाँ है, तो कच्छ के इलाके में खादिर बेत जो कि गुजरात में है और धोलावीरा नगर बसा था। क्या बसा था, तो धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था। क्या होता था वहाँ पर, तो साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। और जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। क्या गया था कि कई ऐसे नगर थे, उसको 2 ही भाग में बांटा गया था, लेकिन जो धोलावीरा था उसे 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है ना। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। इस नगर में क्या था, तो एक खुला मैदान भी था, ठीक है ना। जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया और इन अभिलेखों को संभावित लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। और गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्या होता था, लोथल कहाँ पर बसा हुआ था और वहाँ पर कीमती पत्थर आसानी से क्या करता था, मिल जाता था, ठीक है ना। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। किस चीज़ से बनाया गया था, तो पत्थरों और शंखों से, धातुओं से बनाई गई एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, बने मनके और मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जैसे कि यहाँ पर है, थैला को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर लगी गीली मिट्टी
पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मतलब गीली मिट्टी को पोत करके क्या किया जाता था, मुहर लगाया जाता था, ठीक है ना, मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। मुहर के जो छाप होते हैं उसे क्या कहते थे, तो मुहरबंदी कहते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यहाँ यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और अगर टूटी फटी मिल गई तो उसमें छेड़छाड़ हुई है, उसका संभावना बढ़ जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट है सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इसका अंत होने का रहस्य क्या क्या है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कितना साल पहले, तो 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक क्या क्या, इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो से सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे और जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। और फिर सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। मतलब सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। मतलब अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर ये समाप्त क्यों हुआ था। कुछ विद्वानों का कहना है, मतलब कुछ जो विद्वान है उसका कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था और इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। मतलब ये विद्वानों को कहना था। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए। अब यहाँ पर कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए, इसमें हमेशा फंस जाते हैं और फंसा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इलाकों बोले हैं, अगर सब इलाकों में होगा तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि कुछ इलाकों में हो जाएगा तो ये सही होगा, ठीक है ना। लेकिन इस कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। मतलब सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। अगर वैसा हो भी रहा है, बाढ़ भी आ रहा है या जंगल भी कट रहा है, तो थोड़ा मोड़ा नगरों को होना चाहिए, तो सभी को तो नहीं होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सभी नगरों को कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, मतलब पूरा में नहीं होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के बस्तियां, आधुनिक पाकिस्तान और सिंध के पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। क्या हो गई थी, उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में नेक्स्ट है अन्यत्र। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मतलब जहाँ पर नील नदी है उसके आसपास वाले इलाकों को छोड़ करके मिस्र क्या है, पूरा रेगिस्तान है, ठीक है ना। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी और हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। इसे मकबरे जो बनवाए उसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। और राजाओं के मरने पर उनके शवों को इसी पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। आप लोग देख सकते हैं ये पिरामिड है, इसी पिरामिड में दफना करके उसे सुरक्षित रखा जाता था। उनके शवों को साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। क्या की जाती थी, उनके साथ में और भी चीज़ें दफनाए जाते थे।
इनमें खदान, पैर, वस्त्र, गहने, बर्तन और वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च कहाँ किया जाता था? तो मिस्र में किया जाता था और मिस्र के राजाओं ने करते थे। ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा